नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की उस बुनियाद पर नजर डालेंगे जिस पर देश की कह सकते हैं पूरी संरचना टिकी है। हम्म। हम बात करेंगे भारत की भौगोलिक पहचान की, मतलब इसका क्षेत्र कैसे तय होता है, हम्म। और हाँ, इससे भी अहम कि इस देश का नागरिक कौन कहलाता है। हम्म। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं संविधान के पहले दो हिस्सों पर, संघ और उसका राज्य क्षेत्र हम्म। और नागरिकता, ये खास चर्चा। बिल्कुल। संविधान का जो पहला भाग है वो हमें एक तरह से देश का नक्शा दिखाता है कि भारत की जमीन कहाँ तक है। और फिर दूसरा भाग वो ये तय करता है कि इस जमीन से किसका वास्ता है, मतलब कौन यहाँ का नागरिक है। ये दोनों मिलकर ही भारत की पूरी अवधारणा को परिभाषित करते हैं। तो संविधान की शुरुआत हम्म। कैसे होती है? अनुच्छेद 1 क्या कहता है इस बारे में? हाँ, देखिए, अनुच्छेद 1 बहुत स्पष्ट रूप से कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यहाँ दो बातें खास हैं। पहली, देश के नाम संविधान सभा में बहस हुई और फिर इंडिया और भारत दोनों नामों को स्वीकार किया गया। और दूसरी, देश का स्वरूप ये राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये राज्यों का संघ वाली बात थोड़ी और समझाएंगी? मतलब ये अमेरिका जैसे देशों से अलग कैसे है? हाँ, ये संघ शब्द ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अमेरिका जैसी फेडरेशन व्यवस्था से आप कह सकते हैं अलग है। भारतीय संघ जो है वो राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। अच्छा। और इसीलिए राज्यों को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। भारत एक अखंड इकाई है। जबकि अमेरिका में क्या है कि राज्य एक समझौते के तहत साथ आए थे। तो सैद्धांतिक तौर पर उनके पास अलग होने का विकल्प या अपने अलग झंडे रखने जैसी चीजें हो सकती हैं। भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ केंद्र मजबूत है और देश अविभाज्य है। और हाँ, अनुच्छेद 1 ये भी बताता है कि भारत का राज्य क्षेत्र, टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसमें क्या क्या शामिल है। मतलब राज्यों के क्षेत्र जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं, फिर केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, और वो अन्य क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार भविष्य में हासिल कर सकती है। ठीक है, तो ये तो हुआ कि भारत क्या है, लेकिन क्या संसद भारत में नए राज्यों को शामिल कर सकती है, या जो राज्य पहले से हैं उनकी सीमाओं या नाम में बदलाव कर सकती है? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 2 और 3 है। अनुच्छेद 2 संसद को ये अधिकार देता है कि वो कानून बनाकर संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है या नए राज्य स्थापित कर सकती है। ये उन क्षेत्रों के लिए है जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जरूरी होती है। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? हाँ, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है सिक्किम। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, एक संरक्षित राज्य था, प्रोटेक्टोरेट। फिर 1974 में 35th संशोधन से इसे पहले एक सहराज्य, एसोसिएट स्टेट बनाया गया, जिसके लिए अनुच्छेद 2A जोड़ा गया था। लेकिन अगले ही साल 1975 में 36th संशोधन से अनुच्छेद 2A हटाकर सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना दिया गया। ये अनुच्छेद 2 की शक्ति का प्रयोग था। अच्छा, और जो राज्य पहले से भारत का हिस्सा है उनमें बदलाव कैसे होते हैं? जैसे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होके बना। हाँ, वो अनुच्छेद 3 के दायरे में आता है। अनुच्छेद 3 संसद को शक्ति देता है कि वो भारत के भीतर किसी मौजूदा राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती है या फिर उसका नाम बदल सकती है। इसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जरूरी है। राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उनका विचार जानने के लिए भेजते हैं। लेकिन वो मानना जरूरी नहीं है? नहीं, संसद उस विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी राज्यों की सीमाओं के मामले में केंद्र के पास काफी ज्यादा शक्ति है। बिल्कुल, ये भारत के संघीय ढांचे की एक खासियत है, जहाँ केंद्र राज्यों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है। खासकर इस मामले में राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए उनकी सहमति अंतिम नहीं होती। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का बनना या बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, ये सब अनुच्छेद 3 के तहत ही हुआ है। यहीं पर राज्यों के पुनर्गठन का सवाल भी आता है। आजादी के समय का भारत और आज का भारत, नक्शा तो काफी बदल गया है। ये कैसे हुआ? हाँ, ये बहुत जटिल प्रक्रिया थी, इसमें कोई शक नहीं। आजादी के समय ब्रिटिश भारत के प्रांत तो थे ही, उनके अलावा 550 से ज्यादा देशी रियासतें थीं। उनका भारत में विलय करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसमें सरदार पटेल और वीपी मेनन की भूमिका तो खैर निर्णायक रही। हाँ, सुना है। ज्यादातर रियासतें स्वेच्छा से शामिल हो गईं,
लेकिन कुछ में दिक्कतें आईं, जैसे हैदराबाद, जैसे पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो से शामिल किया गया, जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ और जम्मू कश्मीर का विलय विलय पत्र के द्वारा हुआ। अब विलय के बाद राज्यों की अंदरूनी सीमाओं को तय करने की चुनौती थी और भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बहुत जोर पकड़ रही थी। लेकिन शुरुआत में शायद सरकार इसके पक्ष में नहीं थी। सही कहा, शुरुआत में एस.के. धर आयोग बना 1948 में, फिर जेवीपी समिति बनी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने भाषाई आधार पर पुनर्गठन का विरोध किया। इनका मानना था कि प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता देनी चाहिए, देश की एकता ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये मांग तो मानी गई आखिरकार। हाँ, आंध्र प्रदेश के गठन के बाद ये हुआ। पोटी श्रीरामुलु जी ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर 56 दिन का अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद काफी जन आंदोलन हुआ और दबाव में अक्टूबर 1953 में मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करके तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश बनाया गया। ये भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। इसके बाद सरकार ने फिर फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया 1953 में ही। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार मान लिया। लेकिन एक बात और कही कि एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत ठीक नहीं है। मतलब भाषा एक आधार हो पर राष्ट्रीय एकता, वित्तीय और प्रशासनिक व्यवहार्यता भी देखी जाए। अच्छा, मिला जुला रुख था। बिल्कुल। और इसी आयोग की सिफारिशों पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना और साथ ही 7वां संविधान संशोधन भी हुआ। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए और उसके बाद भी ये प्रक्रिया चलती रही। जैसे 1960 में बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात बने, 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ, पूर्वोत्तर में नए राज्य बने। ये सब अनुच्छेद 3 के तहत ही संभव हुआ। लेकिन एक और अहम सवाल है, क्या अनुच्छेद 3 के तहत भारत अपनी जमीन किसी दूसरे देश को दे सकता है? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। 1960 में एक मामला आया था, बेरूबारी संघ मामला। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि अनुच्छेद 3 सिर्फ देश के अंदर राज्यों की सीमाओं में फेरबदल की इजाजत देता है। ये संसद को भारत का कोई क्षेत्र किसी विदेशी देश को सौंपने का अधिकार नहीं देता। अच्छा, ऐसा करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना जरूरी है। हाँ, ठीक है। इसीलिए शायद वो बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को देने के लिए 19वां संशोधन हुआ था और हाल में बांग्लादेश के साथ भूमि अदला बदली के लिए 100वां संशोधन 2015। बिल्कुल सही, यही फर्क है। अनुच्छेद 4 भी यही कहता है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 नए राज्य जोड़ना या अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों में बदलाव के तहत अगर कोई कानून बनता है, भले ही उससे पहली अनुसूची राज्यों की सूची या चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटों का आवंटन में बदलाव हो, उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी उसे साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। हाँ, उसे संसद साधारण बहुमत से पास कर सकती है, मतलब सदन में मौजूद और वोट देने वाले आधे से ज्यादा सदस्यों की सहमति से। लेकिन देश का क्षेत्र किसी और को देना एक बड़ा कदम है, जिसके लिए अनुच्छेद 368 वाली प्रक्रिया अपनानी होगी, जिसमें विशेष बहुमत, आमतौर पर सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। तो ये तो हुई भारत के क्षेत्र की बात कि ये कैसे बनता है, बदलता है और इसकी सीमाएं क्या हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इस क्षेत्र में रहने वाले लोग यानी नागरिक। संविधान का भाग 2 इसी से जुड़ा है ना? जी हाँ, संविधान का भाग 2 जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 है, वो नागरिकता के बारे में है। पर यह समझना जरूरी है कि ये अनुच्छेद मुख्य रूप से संविधान लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक होगा ये तय करने के लिए थे। सोचिए, उस समय देश का बंटवारा हुआ था, बहुत उथल-पुथल थी, लोग इधर से उधर आ जा रहे थे, तो ये तय करना बहुत जरूरी था कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं। हाँ, वो तो मुश्किल समय रहा होगा। बिल्कुल। जैसे अनुच्छेद 5 उन लोगों की बात करता है जो संविधान लागू होने पर भारत में रह रहे थे, जिनका भारत में अधिवास यानी डोमिसाइल था और कुछ शर्तें पूरी करते थे, जैसे भारत में जन्म या माता पिता का भारत में जन्म या संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे हों। फिर अनुच्छेद 6
पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में था। अनुच्छेद 7 उन लोगों के बारे में जो पहले पाकिस्तान गए लेकिन फिर लौट आए। और अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए था। और भारत में नागरिकता का स्वरूप कैसा है? क्या यहाँ अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता है, मतलब केंद्र और राज्य की अलग अलग? नहीं, यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात आती है। भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। अनुच्छेद 9 साफ कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। अच्छा, होते हैं किसी राज्य के नागरिक नहीं। इससे देश की एकता को बल मिलता होगा। बिल्कुल, यही उद्देश्य था। अनुच्छेद 10 नागरिकता के बने रहने की गारंटी देता है, मतलब आपकी नागरिकता बनी रहेगी बशर्ते संसद कोई कानून न बना दे। और अनुच्छेद 11 ये संसद को पूरी शक्ति देता है कि वो भविष्य में नागरिकता कैसे दी जाएगी या कैसे समाप्त होगी, और नागरिकता से जुड़े किसी भी अन्य मामले पर कानून बना सकते हैं। तो मतलब अनुच्छेद 5 से 11 तो उस समय संविधान लागू होने के वक्त के लिए थे। आज नागरिकता कैसे मिलती है या खत्म होती है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए संसद ने अनुच्छेद 11 से मिली शक्ति का इस्तेमाल करके एक कानून बनाया है, नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। यही कानून आज नागरिकता के मामलों को नियंत्रित करता है। और हाँ, समय समय पर इसमें कई संशोधन भी हुए हैं, जैसे 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और हाल ही में 2019 में। तो ये कानून क्या कहता है, नागरिकता कैसे मिलती है इसके तहत? ये कानून मुख्य रूप से नागरिकता पाने के 5 तरीके बताता है। पहला, जन्म से, बाय बर्थ, मतलब भारत में जन्मे व्यक्ति। हालांकि इसके नियम समय के साथ थोड़े सख्त हुए हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म से नागरिक था। फिर 1987 से 2004 के बीच जन्मे लोगों के लिए शर्त लगी कि जन्म के समय उनके माता पिता में से कम कोई एक भारतीय नागरिक हो। और 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों के लिए शर्त है कि या तो दोनों माता पिता भारतीय हो या फिर एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। ये बदलाव महत्वपूर्ण है। और दूसरा तरीका? दूसरा है वंश द्वारा, बाय डिसेंट, यानी कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ हो लेकिन जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो। पहले ये अधिकार सिर्फ पिता के भारतीय होने पर मिलता था। 1992 में माता को भी शामिल किया गया। इसमें भी बाद में जन्म का पंजीकरण जैसी शर्तें जोड़ी गईं। ठीक है। तीसरा है पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन। ये कुछ खास श्रेणियों के लोगों के लिए है, जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति जो कुछ समय से भारत में रह रहे हों, या कोई व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से शादी की हो और आवेदन से पहले 7 साल भारत में रह चुका हो वगैरह। चौथा है देशीकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन। ये उन विदेशी नागरिकों के लिए जो भारत में नागरिकता चाहते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे वो भारत में एक लंबी अवधि, आमतौर पर कुल मिलाकर 12 साल, जिसमें आवेदन से ठीक पहले 1 साल लगातार रहना शामिल हो, तक रहे हो, उनका चरित्र अच्छा हो, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी एक भाषा का उन्हें ज्ञान हो और वो अपने देश की नागरिकता छोड़ने की घोषणा करें। और पांचवा है क्षेत्र समाविष्ट होने पर, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मतलब अगर कोई नया इलाका भारत में शामिल होता है तो भारत सरकार अधिसूचना जारी करके वहां के निवासियों को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है, जैसे गोवा या सिक्किम के मामले में हुआ। अच्छा, तो ये तो हुए नागरिकता पाने के तरीके। और नागरिकता छीनी कैसे जा सकती है, ये खत्म कैसे होती है? हाँ, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्त होने के भी 3 तरीके बताए गए हैं। पहला है स्वेच्छा से त्याग, रिनंसिएशन। कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक घोषणा करके अपनी नागरिकता छोड़ सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसके नाबालिग बच्चों की नागरिकता भी खत्म हो जाती है, हालांकि वो 18 साल के होने पर वापस आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है बर्खास्तगी, टर्मिनेशन। ये तब होता है जब कोई भारतीय नागरिक जानबूझकर अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि भारत में दोहरे नागरिकता की इजाजत नहीं है। और तीसरा है वंचित किया जाना, डिप्रिवेशन। ये सरकार द्वारा नागरिकता छीनने की प्रक्रिया है, लेकिन ये कुछ गंभीर मामलों में ही हो सकता है। जैसे अगर किसी ने धोखाधड़ी करके नागरिकता हासिल की हो, या उसने संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो,
या युद्ध के दौरान दुश्मन देश के साथ गैर कानूनी रूप से संपर्क रखा हो या उसकी मदद की हो, या फिर अगर किसी व्यक्ति को पंजीकरण या देशीकरण से नागरिकता मिली है और उसके 5 साल के अंदर ही उसे किसी देश में 2 साल या उससे ज्यादा की कैद की सजा हो जाए। इन आधारों पर सरकार नागरिकता छीन सकती है। समझ गया। अब हाल ही में नागरिकता कानून में एक काफी चर्चित संशोधन हुआ था, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019। उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसे CAA कहते हैं, वो दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से इन 3 देशों से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए 6 अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया को आसान बनाना। कौन से 6 समुदाय? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। शर्त यह है कि ये लोग 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आ गए हों। इस कानून के तहत इन 3 देशों के इन 6 समुदायों के लोगों के लिए देशीकरण द्वारा नागरिकता पाने के लिए भारत में रहने की जो आवश्यक अवधि थी, उसे 11 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया है। अच्छा, यानी उन्हें अब कम समय भारत में रहकर नागरिकता मिल सकती है। हाँ, अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे और बाकी शर्तें पूरी करते हैं, तो 5 साल के निवास के आधार पर ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि ये कानून संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत जो संरक्षित आदिवासी क्षेत्र है, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ हिस्से, और जिन राज्यों में इनर लाइन परमिट ILP व्यवस्था लागू है, उन पर लागू नहीं होता है। इस कानून पर काफी बहस भी हुई थी। जी हाँ, इस कानून के प्रावधानों, इसके दायरे और इसके संभावित प्रभावों को लेकर काफी सार्वजनिक बहस और विमर्श हुआ है। तो आज हमने संविधान के इन शुरुआती लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हिस्सों को समझा। कैसे भारत की भौगोलिक सीमाएं तय होती हैं, उनका आधार क्या है, कैसे राज्यों का निर्माण और पुनर्गठन हुआ, और फिर कौन इस देश का नागरिक है, नागरिकता के नियम क्या हैं और वो समय के साथ कैसे विकसित हुए हैं। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।